सियासत स और मात का खेल है। और जब नेताजी की स्मृति शेष है, नेताजी अर्थात मुलायम सिंह यादव, तो उनके चरखा दाव वाली राजनीति क्यों न चर्चा में आ जाए। आजादी के बाद जब भी भारत की लोकतांत्रिक राजनीति का जिक्र आएगा तो नेताजी मुलायम सिंह यादव का नाम पहली कतार के नेताओं में शुमार किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति की वह खूबसूरत तस्वीर है जो समय समय पर भरोसा दिलाते रहे कि कोई आम शख्स यहां आकर छा सकता है, लोगों के दिलों पर लंबे समय तक राज कर सकता है। ऐसी ही आम से खास बनने वाले किरदार की कहानी का नाम है मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक दांव पेच इतने जटिल रहे कि उन्होंने न सिर्फ विरोधियों बल्कि साथ रहने वालों को भी कई बार चौंकाया। नेताजी ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन को बर्दाश्त नहीं किया। वो उन लोगों के साथ नहीं रहे जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन की गुंजाइश रखी, और उन्होंने राजनीतिक कौशल से करीब करीब हमेशा ही अपनी राजनीति को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। मुलायम सिंह जी ने सियासत के मौके नहीं चूके, और जब चूके तो ऐसा चूके कि हाथ में आया प्रधानमंत्री का पद अचानक से फिसल गया। आइए आज आपको नेताजी की सियासत के इस चरखा दाव से जुड़े ऐसे किस्से बताते हैं जिन्होंने अपने वक्त में प्रदेश और देश की सियासत में भूचाल ला दिया। लोहिया की समाजवादी पाठशाला से मुलायम सिंह यादव ने राजनीति का ककहरा सीखा। बाद के दिनों में मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह की लोकप्रियता का सहारा मिला, और 1970 के दशक में देश और प्रदेश में गैर कांग्रेसवाद की सियासत तेज थी। यूपी में इसका चेहरा चौधरी चरण सिंह थे। मुलायम तब चौधरी चरण सिंह के साथ आए और लोक दल का हिस्सा बने। हालांकि 1986 में जब चौधरी चरण सिंह बीमार पड़े तो नेताजी आगे की सियासत की अलग राह दिखने लगी उनके लिए। चौधरी चरण सिंह जब बीमार रहने लगे तो उन्होंने हेमवंती नंदन बहुगुणा पर भरोसा जताया और बहुगुणा लोक दल की कमान संभालने लगे। यहां से नेताजी ने राजनीति में अपना पाला बदला। रीता बहुगुणा जोशी और राम नरेश त्रिपाठी की किताब हेमवंती नंदन बहुगुणा भारतीय जन चेतना के संवाहक में उस समय की राजनीति का जिक्र है। इसके मुताबिक चौधरी चरण सिंह के बीमार पड़ने के बाद पार्टी में विवाद चलने लगा। इसी बीच 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह जी का निधन हो गया। इसके बाद उनके बेटे अजीत सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की कोशिश हुई। 1 जून 1987 को अजीत समर्थकों ने दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया और उन्हें अध्यक्ष घोषित कर दिया। पर खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। इस खेल में मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं के दांव पेच की एंट्री होनी थी। किताब के मुताबिक यूपी से मुलायम सिंह यादव, बिहार से कर्पूरी ठाकुर, हरियाणा से देवीलाल, राजस्थान से नाथुराम मिर्धा बहुगुणा के साथ थे। इसके बाद लोक दल 2 बलों में बट गया, लोक दल अजीत और लोक दल बहुगुणा। मुलायम सिंह यादव ने एक वक्त के अपने सियासी गुरु चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह का साथ नहीं दिया और लोक दल बहुगुणा के यूपी चीफ बन गए। मुलायम सिंह यादव तब तक शायद यह बात भूल चुके थे कि जब 1980 में इंदिरा लहर में वो अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे तब चौधरी चरण सिंह ने उन्हें न सिर्फ विधान परिषद का सदस्य बनाया बल्कि वह सदन में नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए थे। सियासत में आगे कैसे बढ़ना है यह मुलायम सिंह यादव जी को बखूबी पता था। एक बार फिर उन्होंने परफेक्ट टाइमिंग की तलाश की और इस बार का चरखा दाव बहुगुणा पर ही चला। असल में हुआ यह कि देवीलाल और बहुगुणा के संबंध ठीक नहीं रह गए। उधर कांग्रेस के खिलाफ फिर से सारे विपक्ष को एक करने की कवायद चल रही थी। किताब हेमवंती नंदन बहुगुणा भारतीय जन चेतना के संवाहक के मुताबिक तब लोक दल बहुगुणा के विलय की बात आई। मुलायम और नथुराम मिर्धा इसके पक्ष में नहीं थे। इसी बीच देवीलाल के प्रयासों से दिल्ली में जन मोर्चा, जनता पार्टी, लोक दल और कांग्रेस एस का संयुक्त अधिवेशन हुआ। मुलायम सिंह यादव ने सुबह बहुगुणा से भेंट की और आश्वासन दिया कि वह अधिवेशन में सम्मिलित नहीं होंगे, पर बाद में नेताजी मुलायम सिंह यादव अधिवेशन का हिस्सा बने।
किताब के मुताबिक देवीलाल और जॉर्ज फर्नांडिस के प्रयासों की वजह से मुलायम सिंह यादव को झुकना पड़ा और उधर बहुगुणा अकेले अलग थलग पड़ गए। मुलायम सिंह यादव की सियासत तो ठहरने वाली थी नहीं। असल में हुआ यह कि संयुक्त अधिवेशन के बाद 28 जुलाई 1988 को समाजवादी जनता दल की घोषणा हुई, जिसमें जन मोर्चा, जनता पार्टी, लोक दल और कांग्रेस एस का विलय हुआ। उसी साल 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में हुए एक अधिवेशन में, जिसे जनता दल नाम दिया गया, यहाँ बीपी सिंह नेता बनाए गए और 1989 के चुनाव में कांग्रेस को केंद्र और यूपी दोनों की सत्ता गंवानी पड़ी थी। केंद्र में वीपी सिंह पीएम बने और प्रदेश में नेताजी मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। खास बात यह है कि तभी सरकार को बीजेपी और लेफ्ट दोनों का ही समर्थन मिला हुआ था। प्रदेश के सियासी हालात तेजी से बदल रहे थे। 2 दिसंबर 1989 से जब बीपी सिंह की सरकार ने काम करना शुरू किया तो मंडल कमीशन की सिफारिशों की दबी हुई फाइल भी बाहर निकली। अगस्त 1990 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने का फैसला किया। उधर रथ यात्रा निकाल रहे आडवाणी की बिहार में गिरफ्तारी हो गई। बीजेपी ने विरोध में वीपी सिंह सरकार से समर्थन खींच लिया। केंद्र की वीपी सिंह सरकार तो आखिरकार गिर गई, लेकिन प्रदेश में मुलायम सिंह ने फिर चरखा दाव अपना चला और अपनी सरकार बचाने में कामयाब हुए। हुआ यह कि 7 नवंबर की रात को वीपी सिंह सरकार संसद में विश्वास मत नहीं हासिल कर पाई। इसके अगले ही दिन जनता दल में टूट हो गई। तब नेताजी मुलायम सिंह यादव ने चिमन भाई पटेल के साथ लेकर चंद्रशेखर का साथ दिया। कहते हैं कि तब करीब 40 सांसद चंद्रशेखर के साथ थे। कांग्रेस ने सहयोग कर दिया। प्रदेश में मुलायम की सत्ता बची रही और देश में चंद्रशेखर की सत्ता आ गई। बीपी सिंह इस बार चरखा दाव के शिकार हुए। अक्सर हमने यही किस्से सुने हैं कि नेताजी ने मनमोहन की सरकार बचा ली थी, या ये कि कैसे अखिलेश और राहुल चुनावी गठबंधन में आए। इन खबरों से हमें यह एहसास होता है कि कांग्रेस के साथ नेताजी के हमेशा सकारात्मक संबंध रहे, पर ऐसा नहीं। कम से कम सोनिया गांधी को तो इस बात का बखूबी अंदाजा होगा। हालांकि ये बात दिगर है कि नेताजी के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जब भी जरूरत पड़ी, उनका नेताजी ने साथ हमेशा कांग्रेस को दिया है। पर क्या वाकई नेताजी हमेशा कांग्रेस या सोनिया गांधी के साथ रहे? यह कहानी भी काफी रोचक है। करीब 23 साल पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा दांव चला था जिससे सोनिया गांधी के पीएम बनने की उम्मीद चकनाचूर हो गई। इस दांव में चाहे अनचाहे उनका साथ दिया था एनसीपी सुप्रीमो और तब कांग्रेस के नेता शरद पवार। 1999 में सोनिया गांधी नई कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। बीजेपी सरकार लोकसभा में विश्वास मत खो चुकी थी। वाजपेयी जी उस समय नेतृत्व में थे। तब सोनिया गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति के नारायणन से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि उनके पास 272 सांसदों को सपोर्ट है और उन्हें विश्वास है कि यह संख्या और बढ़ेगी। पर नेताजी मुलायम सिंह यादव के मन में अलग ही योजना चल रही थी। मुलायम सिंह यादव पीएम पद के लिए सोनिया गांधी के समर्थन के पक्ष में नहीं थे। उस वक्त सपा के पास 20 सांसद थे। उन्होंने एक तरफ तो ज्योति बसु का नाम आगे कर दिया। इसके 1 महीने के बाद शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा दिया। बाद में 15 मई 1999 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बगावत हो गई और शरद पवार ने अन्य नेताओं के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया और सोनिया गांधी पीएम बनते बनते रह गई। नेताजी मुलायम सिंह यादव के दाव से पलटी सियासत का जिक्र लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में भी किया है। आडवाणी ने इसमें बताया कि जॉर्ज फर्नांडिस मुलायम सिंह यादव को लेकर आए थे, तब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वह सोनिया गांधी के पीएम बनने में सहयोग नहीं देंगे। मुलायम ने शर्त रखी थी कि तब एनडीए भी सरकार बनाने का दावा नहीं करेगा और बीजेपी लोकसभा भंग कर देगी। हालांकि यह भी एक तथ्य ही है कि इसके बाद 2004 में मुलायम यूपीए की मनमोहन सरकार के भी साथ आए। बाद में उन्होंने अमेरिका संग होने वाले न्यूक्लियर पैक्ट के दौरान मनमोहन सिंह की सरकार बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ऐसे में आज जब नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं हैं, तो उनकी इस रंग बिरंगी और दाव पेच वाली सियासत के किस्से सुने और सुनाए जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अपनी इन्हीं सियासी खूबियों के चलते
भारतीय सियासत के सबसे माहिर खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।